नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु होगी इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जैसा कि हमारी जो पुस्तक चल रही है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसके तहत हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, और जिसमें विशेषताओं के बारे में प्राचीनता है, आध्यात्मिकता है, ग्रहणशीलता है, सर्वांगीणता है आदि इत्यादि जो विशेषताएं उनके बारे में हमने जान लिया, और विविधताओं में एकता जो राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एकताओं के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो अपनी पुस्तक है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। उस पुस्तक में अपना जो नया चैप्टर होगा, अब तक जो क्लासें रही थी उसमें कुछ व्यवधान भी रहा था, बाधित भी रही। जो खिड़कियों से जो रोशनी आ रही थी, स्टूडेंट बार बार कहते थे कि सर जी दिखाई नहीं दे रहा, ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हमने उस समस्या का ही समाधान और हल कर दिया है, जो खिड़कियों के ऊपर जो न्यूज़पेपर चिपका दिए हैं, जिसमें हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो विद्यालय के, उनके द्वारा इसका समाधान कर दिया गया है। तो आज मूल रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं जो वैदिक संस्कृति, सैंधव धर्म और वैदिक धर्म के बारे में। जैसा कि भारतीय संस्कृति अपन पढ़ते हैं, हम भारत के लोग हैं, भारतीय संस्कृति अलग है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये भारतीय धर्म है जो सैंधव धर्म है, सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म है जिसे कहते हैं सैंधव धर्म। और वैदिक धर्म जो वैदिक काल में जब आर्य भारत आते हैं, वेदों की रचना होती है, तो उस धर्म के बारे में हम मूल रूप से आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और वैदिक एज के बारे में। जैसा कि हम पीछे की क्लासों में जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को बीच में ही रोक दिया था, हालांकि इसके पश्चात सैंधव धर्म में जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के बारे में, इसका काल कौन सा रहता है, इसका टाइम कौन सा रहता है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ हो, इसके बारे में हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा दिया है। वही चीज़ें इसमें पुनः आएगी, तो उन्हें हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे, न कि विस्तृत रूप, क्योंकि पीछे की क्लासों में मैंने एक बार आपको पढ़ाया है, उसको कंटिन्यू तारतम्यता रखते हुए, जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सैंधव धर्म और वैदिक धर्म। तो मूलतः हम पहले सैंधव धर्म को स्टार्ट करेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म है, सिंधु घाटी सभ्यता से, और उसके पश्चात वैदिक धर्म। ये देखते हैं, इसमें क्रम में यही है। सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल आता है, उसके पश्चात ही वैदिक धर्म का यानी वैदिक पीरियड का काल आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको विदित होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो DP अग्रवाल है, धर्मपाल अग्रवाल है, उनके अनुसार C14 विधि जो कार्बनिक विधि है, उसके अनुसार जो काल निर्धारण किया गया था, उनका काल निर्धारण किया जाता है 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। ये समय कौन से समय की घटना होगी? जैसा कि AD और ईस्वी में मैंने आपको अंतर भी बताया था, AD का क्या मतलब होता है और BC का क्या मतलब, यानी कि ये ईस्वी पूर्व की घटना है। ईस्वी पूर्व में आप समझ जाओगे, जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें इतना ये टाइम जोड़ दिया जाता तो ये वर्ष आ जाता है। यानी जो ईसा मसीह वर्तमान सन चल रहा है उसके पहला वर्ष है, उससे 2300 साल पहले और 1750 साल पहले के बीच की घटना ये सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती। वर्तमान समय में आप जो 2000 में ये जोड़ दोगे तो लगभग 4300 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व देखने को मिलता है। ये DP अग्रवाल है, जो धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा समय निर्धारित किया गया 2300 से लेकर 1750। हालांकि कई विद्वानों के द्वारा जो हम इसका काल निर्धारण करेंगे, काल के बारे में पढ़ेंगे, तो कहेंगे कई विद्वानों में जो मतभेद देखने को मिलता है और अलग अलग समय उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। हालांकि विद्वान एक मत नहीं है किसी समय पर। तो ये 2300 से 1750 ईस्वी पहले सैंधव धर्म देखने को मिलता है। उसके पश्चात वैदिक पीरियड है, जो वैदिक काल जिसे कहते हैं, वैदिक एज जिसे कहा जाता है। और वैदिक एज को दो भागों में बांटा गया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। इसे लेट वैदिक पीरियड कह दो, चाहे लेटर वैदिक पीरियड कह दो। इसे अर्ली वैदिक पीरियड को हिंदी में पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, लेटर वैदिक पीरियड को। तो वैदिक एज को भी दो भागों में, तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय तो माना जाता है पूर्व वैदिक काल का, और 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का समय माना जाता है उत्तर वैदिक काल का। इन समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता और इस वैदिक काल में जो घटनाएं घटित होती है और किस तरीके के जो अपने को अवशेष और साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इस समय से संबंधित, चाहे सैंधव धर्म से संबंधित हो चाहे वैदिक धर्म से, इन कालों में जो यहाँ अपने जो व्यक्तियों के द्वारा इस समय जो कौन कौन से जो धारणाएं प्रचलित थी, कौन कौन
कौन सी मान्यताएं प्रचलित थी, किस तरीके से उनके द्वारा जो धार्मिक क्रियाक्रम किया जाता था, कौन कौन से देवताओं की जो पूजा पद्धतियाँ कैसी थी, पूजा कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आइए शुरुआत करते हैं अपने सैंधव धर्म की। तो भारतीय धर्म और संस्कृति, जो हम मूल रूप से हम भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ने हैं, तो संस्कृति का यंग धर्म होता है। तो भारतीय धर्म और संस्कृति है, उसका विकसित रूप अपने को शुरुआती दौर में सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे पहले शुरुआती दौर अपने को देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। भारतीय धर्म यानी और संस्कृति की पहली झलक अपने को देखने को मिलती है वह सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलती है। वहीं से अपना जो प्राचीन इतिहास शुरू होता है भारत का, वहाँ से हमें जो धर्म के बारे में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत तो जो पाषाण काल होता है, स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा है, जो पाषाण काल से ही भारतीय मानव का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय इतिहास का शुरुआत हो जाता है। पाषाण काल से ही, आदि अनादि काल से ही भारतीय इतिहास की शुरुआत। लेकिन धर्म और संस्कृति का जो विकसित रूप अपने को देखने को मिला, हालांकि कुछ अवशेष और साक्ष्य अपने को ऐसा मिलते हैं पाषाण काल में भी, जहां से कुछ धार्मिक क्रियाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसा कि हमने देखा कि पाषाण काल में लोग अपने मृत व्यक्ति को, मृत शरीर को कैसे जमीन में दफनाते थे, उसके साथ कुछ चीजें, दैनिक प्रयोग वाली चीजें उसके साथ रख दिया करते थे। तो इन चीजों से अपने को धर्म के बारे में, यानी कि आत्मा परमात्मा में उनकी कोई धारणा रही है, इसके बारे में वो कुछ सोचते थे। और व्यक्ति में आत्मा होती है और मरने के पश्चात उसे जो अपनी दैनिक चीज की वस्तुओं को उसके साथ रख दिया जाता था, उसमें चाहे मिट्टी के बर्तन हो, चाहे कुछ हथियार हो, औजार, वो साथ में रखे जाते थे। तो ये धार्मिक विकास अपने को देखने को मिलता है। लेकिन इसका विकसित और स्पष्ट रूप अपने को देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से ही। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे अपने को देखने को मिलता है, भारतीय सभ्यता का भी विकसित रूप देखने को मिलता है। इससे संबंधित बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंधु नदी है उसके आसपास प्राप्त होते हैं और उसकी सहायक नदियों से हमें प्राप्त होते हैं। हालांकि अब इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। पहले बात की जाए तो शुरुआती दौर में अपने को जो हड़प्पा नामक स्थली है, वहाँ उत्खनन में वह हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले मिलता है, तो इसका नाम भी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय के अंतराल के पश्चात अपने को कई और स्थल यहाँ खुदाई में मिलने लगते, इतिहासकारों के द्वारा, जो पुरातत्व वेदाओं के द्वारा खोज की गई, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कह दिया गया था। और वर्तमान समय में बात की जाए तो इसके कई स्थल अपने को मिल चुके हैं। गुजरात तक अपने को स्थल मिलते हैं, 350 स्थल इसके प्रकाश में आ चुके हैं। और उनमें से सर्वाधिक स्थलों की बात की जाए तो सर्वाधिक स्थल जो गुजरात में 200 स्थल मिलते हैं और इसके उत्खनन का कार्य निरंतर जारी है। हालांकि इसकी अभी तक लिपि पढ़ नहीं पाए हैं। अगर इसकी लिपि पढ़ ली जाए तो इसके बारे में कई रहस्य खुलकर आएंगे और इस मानव सभ्यता के बारे में जो हमें बहुत अच्छे ढंग से जानने को मिल सकता है। आज की क्लास में मूल रूप से मैंने आपको समझाने के लिए ही ये जो क्लास बनाई है, इसमें आप ज़्यादा कोई लिखने वाली बात नहीं है। इसके बारे में जो पहले आपने लिख रखा होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित काल है, इसके निर्माता है, इनके बारे में पहले जो आपने लिख रखा है। तो इसके अलावा आज की क्लास में थोड़ा समझने का प्रयास करें जो सिंधु धर्म है, इसमें अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा नामक स्थल मिलता है सबसे पहले 1920 ईस्वी में, और निरंतर खोजों के दौरान जो कई स्थल अपने को मिल चुके हैं और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, आज़ादी के पश्चात उत्खनन का कार्य जारी है। और इसमें 1920 ईस्वी में अपने को जो स्थल मिलता है, हड़प्पा स्थल सबसे पहले मिलता है। और इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? जो भारतीय इतिहासकार दयाराम साहनी, जो पुरातत्व वेदा है, जो इनके द्वारा ये खोज की जाती है 1920 में। और इसी के नाम पे आधार पे शुरुआत में तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही रख दिया जाता है। अब ये हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? मोंटेगामरी जिला है। मोंटेगामरी जिला कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी पंजाब
ये पश्चिमी पंजाब कहाँ है? पूर्वी पंजाब तो भारत में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान। वर्तमान समय में ये स्थल कहाँ पे चला गया? आज़ादी के पश्चात जो वहाँ पे पाकिस्तान में चला गया। और रावी नदी है उसके तट पर और उसके किनारे पे ये अपने को हड़प्पा नामक हड़प्पा नामक स्थल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा भी खोद लिया जाता है, जो मोहनजोदाड़ो नामक स्थान खोद लिया जाता है, वो भी इस सभ्यता से संबंधित होता है। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1921 ईस्वी में। और ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? अपने जो लरकान जिला है, ये लरकान जिला जो सिंध प्रांत है, ये सिंध प्रांत भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में दोनों क्षेत्र स्थित है। 1921 ईस्वी में ये स्थल भी खोद लिया जाता है। अब इन स्थलों की दूरी की बात की जाए तो इन स्थलों के मध्य जो दूरी कम से कम 350 मील की दूरी रहती है, उस तो 350 मील की दूरी ये आपस में काफ़ी जो इसमें साम्यता रहती है, हालांकि इनमें दूरी खूब होती है। तो एक इतिहासकार होते हैं जॉन मॉर्सल के द्वारा ये जो तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा साबित किया जाता है और सिद्ध किया जाता है कि यहाँ से प्राप्त होने वाले जो अवशेष है, कहाँ से? एक तो हड़प्पा से और सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो से, ये दोनों स्थलों से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, इनमें जो साम्यता रहती है, यानी कि इन अवशेषों में समानता है। और इस समानता के आधार पर जॉन मॉर्सल के द्वारा सिद्ध किया जाता है कि ये दोनों एक ही सभ्यता के स्थल है और ये भारत में कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष है। ये बात जॉन मॉर्सल के द्वारा सिद्ध कर दी जाती है, दुनिया के सम्मुख भी रखी जाती है। तो ये भारत में जो कई सालों से दबी हुई जो प्राचीन सभ्यता जो निकल कर सामने आती है और यहाँ से अपने को जो चीज़ें मिलती हैं अवशेष के रूप में, चाहे तो आप आदि शिव की मूर्ति मिलती है एक सिंह वाले, जो उसमें कई अपने को मुहरें मिलती है। यहाँ पे मुहरें प्रचलित थी, उन मुहरों पे जो लिपि लिखी गई है वो तो अभी तक नहीं पढ़ पाए हम, लेकिन वहाँ से जो चित्रात्मक कुछ चीज़ें हैं, चाहे हमें वृक्षों के जो चित्र जो इस पे मिलते हैं, यहाँ से मृद भांड मिलते हैं, मृद भांडों पे कई चित्र मिलते हैं, उनसे धार्मिक जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में और धार्मिक जो चलन है, प्रक्रिया है, उस समय कैसी थी, उसके बारे में इतिहासकारों के द्वारा अंदाज लगाया जाता है, आकलन किया जाता है कि इस तरीके की धार्मिक व्यवस्था उस समय रहती थी। और उस समय की धार्मिक व्यवस्था काफ़ी जो विकसित व्यवस्था अपने को देखने को मिलती है। पेड़ पौधों की पूजा करते हुए मातृ देवी की पूजा की जाती है और जननांगों की पूजा भी यहाँ अपने को देखने को मिलती है, प्रकृति पूजा। तो धर्म का विकसित रूप हमें सिंधु सभ्यता से ही देखने को मिलता है। और इसके उत्खनन में जो कई खोजकर्ताओं के द्वारा सहयोग दिया उनका नाम हमें देखने को मिलता है। यहाँ की आपके जो MDSU का ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से इतिहासकार है। तो खोजकर्ता में अर्नेस्ट मेके है, NG मजूमदार है, सर ऑरेल स्टीन है, H हॉरग्रीव्स है, पीगट है, विलियर है, रंगनाथ राव संकलिनी है और BB लाल है, VK थापर, इनके द्वारा जो योगदान दिया जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई स्थल इनके द्वारा खोजे जाते हैं। तो ये सिंधु धर्म की शुरुआत, जो भारतीय धर्म और संस्कृति की शुरुआत प्राचीन काल में जो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज जो अपना नया चैप्टर शुरू हुआ है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार पुस्तक का जो पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है। और जो अपने समस्या आ रही थी, वीडियो में सही ढंग से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, उस समस्या का भी समाधान हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पर बेहतर तरीके से पढ़ोगे और जल्दी हो सकता है आपकी कॉलेजें खुल जाए। और अब मैं बताता हूँ आपको, जो ये समस्या का समाधान होने पर मैं आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से कई चीज़ें आपको ढंग से, क्योंकि इसी की वजह से थोड़ा मेरा भी जो ध्यान थोड़ा हटा हुआ रहता था और सही से जो बच्चों तक नहीं पहुंच पाता था, इस वजह से। तो अब ये समस्या का समाधान हो चुका है। आज हमने जो अपना जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर सिंधु एवं वैदिक धर्म, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और मूल रूप से भारतीय संस्कृति का अंग धर्म होता है, तो धर्म के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ लिया, ये अच्छी बात है।
और वो पढ़ना हुआ भी अपने यहाँ पे काम आएगा। तो सैंधव धर्म है, सैंधव धर्म की बात करें तो वैदिक धर्म को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सैंधव धर्म पढ़ें। ये मूल रूप से अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम सैंधव है वैदिक धर्म। तो भारतीय धर्म और संस्कृति का विकसित रूप अपने को सैंधव काल में शुरुआती दौर जो जहाँ से देखने को मिलता है, इसकी स्पष्ट झलक जहाँ धर्म की हमें दिखाई देती है, धर्म का विकसित रूप देखने को मिलता है, वहाँ वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो उसके पश्चात जो वैदिक काल आएगा, उसमें वैदिक काल में भी क्या धार्मिक स्थितियां रहती है, क्या धार्मिक जो क्रियाएं देखने को मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके से अपने को मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है, आदि शिव की मूर्तियां जो मिलती है, और एक सिंग वाले बैल की जो कई जगह अपने को, एक वृषभ है उसकी जो मूर्तियां जो देखने को मिलती है अपने को, और उसके अलावा कई पुजारी की मूर्ति देखने को मिलती है। किस तरीके से धार्मिक गतिविधियां उस समय कैसी होती थी, उनके बारे में मूल रूप से हम जिक्र करेंगे। और ये जो खोजकर्ताओं का सहयोग रहा है, वर्तमान में 350 स्थल इसके प्रकाश में आ गए। पहले ये माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु जो क्षेत्र है वहाँ तक सीमित है। अब इसका जो विस्तृत उत्खनन होने के पश्चात हमें ये पता चला कि ये काफ़ी विस्तृत और बहुत बड़ी सभ्यता है जो काफ़ी दूर फैली हुई है, जिसके बारे में हम इसके विस्तार के बारे में भी पढ़ेंगे। हालांकि हमने पढ़ चुका है, पहले पढ़ लिया है, उसका संक्षिप्त रूप हम पढ़ेंगे। तो ये सभ्यता अपने देखने को मिलता है। और आने वाली क्लासों में, जो नेक्स्ट क्लासों में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसका टाइम कौन सा रहता है, और इसके निर्माता कौन थे, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले क्लासों में पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और भी कोई किसी तरह की कमी जो खामी रहती है, आप निसंकोच बता सकते हो मुझे। आप बताओगे तभी मुझे पता चलाएगा कि विद्यार्थियों तक क्या चीज़ नहीं पहुँच पा रही है और विद्यार्थी क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी आप मुझे पूछ लोगे। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और बाकी हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार बहुत 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 धन्यवाद पुनः।